दिन अचानक से हमास 5 रॉकेट्स लॉन्च कर देता है, जिसके बाद लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग से जूविश के खिलाफ नफरत की भावनाएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले जूविश थे। जूविश और अरब्स का सपोर्ट हासिल करके ब्रिटिशर्स वॉर जीतने की पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उनका असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस और इसके साथ ही समय समय पे साइन होने वाली पीस ट्रीटी, ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे होने वाले डिजास्टर से मैनकाइंड बच सके। पर क्या वाकई हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख के एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं? इसका जवाब तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब इजराइल में जूविश हॉलीडे था और लोग इस दिन तोरा रीड करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट टेक्स्ट इन जुदाइज्म। और उसी दिन अचानक से हमास 5 रॉकेट्स लॉन्च कर देता है, जिसके बाद लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पर ये हमास है कौन? क्या ये एक टेररिस्ट ग्रुप है या फिर कोई कंट्री है? ये वॉर अचानक से डिक्लेयर क्यों हुई? इन सब के पीछे की हिस्ट्री क्या है? फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके जैसे कई सवाल का जवाब हम एक्सप्लोर करेंगे। पर क्योंकि वो बहुत बड़ा कंटेंट है तो वीडियोस को हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करके आप तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली ऐसा क्या हो रहा है पिछले 75 सालों से, जो अचानक ही अब इजराइल को स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना पड़ गया। חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग से जूविश के खिलाफ नफरत की भावनाएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले जूविश थे और दूसरी तरफ जूविश अपने मेहनती विचारधारा और ज्यादा इनकम कमाने की वजह से सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे। लेट 18वीं सेंचुरी में नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बूम आ गया था। ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन्स के नक्शे कदम पे ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए जूविश को समझ आ गया था कि नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्हें भी एक सेपरेट कंट्री की जरूरत है। तो बस इसी सोच से जूविश भी अपना एक सेपरेट कंट्री चाहते थे जहां वो पीसफुली रह पाए। अब एंट्री होती है थियोडर हर्ज़ल की, जो एक एस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे। उन्होंने 1896 में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जिसे बुलाया गया जियोनिज्म। इस आइडियोलॉजी के अंदर एक सेपरेट कंट्री के बनने को प्रमोट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मेजॉरिटी ऑफ जूविश माइग्रेट करने लग गए पैलेस्टीन की तरफ। लेकिन पैलेस्टीन क्यों? क्योंकि एक तो पैलेस्टीन खाली था और दूसरा वो जूविश के लिए सबसे होलीएस्ट प्लेस। यहाँ तक कि बाइबल में भी जूविश के रहने की जगह को पैलेस्टीन बताया गया था। उस टाइम पे वो पूरा एरिया सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके ओटोमन एम्पायर में आता। इनिशियली ये माइग्रेशन एक प्रॉब्लम नहीं थी और वहाँ पे मुस्लिम, जूविश और क्रिश्चियन साथ में रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1915 में ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब एक तरफ थे और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर और जर्मन्स थे। इसमें वॉर में जीतने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करा, जो था उनका दोगलापन। उन्होंने अरब्स को प्रॉमिस किया कि वो जीतने के बाद पैलेस्टीन का एरिया अरब्स को दे देंगे और जूविश को ये प्रॉमिस किया कि वो उन्हें पैलेस्टीन को सेपरेट कंट्री बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे अमेरिकन जूविश खुश हो जाए और अमेरिकन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। जूविश और अरब्स का सपोर्ट हासिल करके ब्रिटिशर्स वॉर जीतने की पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उनका असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। ब्रिटिशर्स ने पहले ही फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील साइन कर ली थी कि ओटोमन को जीतने के बाद वो आपस में उसके एरिया को बांट लेंगे। वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस में ब्रिटिशर्स ने ये दिखाया कि इतने बड़े एम्पायर को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए उन्हें इसको बांटना होगा।
और तब मेडिटेरेनियन सी, रिवर जॉर्डन, साउथर्न इराक और जॉर्डन मिला ब्रिटिश को, और साउथ ईस्टर्न टर्की, नॉर्दर्न इराक, सीरिया और लेबनान मिला फ्रांस को। 1980 से 1948 तक सारे पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और उसी वक्त हिटलर के पावर में आने के बाद जूविश का मास जेनोसाइड होने लगा। अब ऐसे में बेचारे जूविश जर्मनी छोड़ के भागने लग गए और अलग अलग जगह सेटल होने लग गए, जिसमें मेजॉरिटी पैलेस्टीन में आने लग गए। इनिशियली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अरब के सवाल उठाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, और उसके बाद 1940s में शुरुआत हुई पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जिसमें जूविश अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड पर टिके रहे। 1948 में फाइनली इतना रेवोल्यूशन झेलने के बाद ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन को एक जूविश कंट्री बनने दिया और उस पे अपना कंट्रोल खो दिया। उसके बाद यूएस एक डिवीजन प्लानिंग के साथ आया, जिसमें 53% एरिया दिया था जूविश कंट्री को और 47% एरिया मिला था अरब पैलेस्टीन कंट्री। जूविश ने ये प्लान एक्सेप्ट किया और तब जाके 1948 में वो एरिया बना इजराइल। पर अरब कंट्रीज इससे बहुत नाराज थी और उन्होंने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। इस वॉर में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन 1949 में सरप्राइजिंगली ये वॉर इजराइल ने जीती। पर ओरिजिनल यूएस प्लान के हिसाब से पैलेस्टीन का जो एरिया उन्हें मिलना था, उसमें कई टुकड़े अरब कंट्रीज के पास चले गए थे। उसके बाद 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर, जिसमें भी इजराइल जीत गया और गल्फ स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इजिप्टियन पेनिनसुला जैसे खोए टुकड़े वापस हासिल कर लिए। अब ऐसे में पैलेस्टीनियन को भी उनका खुद का देश चाहिए था, जिसके लिए 1964 में उन्होंने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने PLO को टेररिस्ट ग्रुप का नाम करार दे दिया। इसके बाद in 1973 the third Arab Israel war begins, but that changed nothing. उसके बाद 1974 में यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली ने PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा ताकि पैलेस्टीनियन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन हो पाए। उसके बाद 1979 के पीस टॉक में इजिप्ट वो पहला देश बना जिसने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा, और बदले में इजराइल ने इजिप्टियन पेनिनसुला उन्हें वापस कर दिया। पर इससे नाराज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने 1981 में इजिप्ट PM को असैसिनेट कर दिया। फिर 1992 में इजराइल के PM बने यित्जक राबिन, जिन्होंने PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करके कहा कि वो बस खुद का देश चाहते हैं, और तब PLO ने भी इजराइल को ऑफिशियली कंट्री माना। और तब जाके आया 1993 ऑस्लो एकॉर्ड्स, जिसमें इजरायली और पैलेस्टीनियन पीसफुली लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माने, और 1994 में पहली बार पैलेस्टाइनी गवर्नमेंट बनी, क्योंकि इतने टाइम में कई इजरायली ऑलरेडी परमानेंट सेटल कर चुके थे पैलेस्टीनियन एरियाज पे। तो डिवीजन के लिए वेस्ट बैंक एरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जहाँ इजरायली गवर्नेंस था, दूसरा जहाँ पैलेस्टीनियन गवर्नेंस था, और तीसरा वो जहाँ दोनों का गवर्नेंस था। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पैलेस्टीनियन के लिए कई बिट्स में छोटे छोटे एरियाज आए। इसके कुछ सालों बाद 1995 में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उनके PM को असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद ये पूरी सिचुएशन बिगड़ती ही चली गई, और इसी दौरान बना हमास ग्रुप, एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन का ग्रुप जो PLO के तरीकों से सहमत नहीं था और इसराइल को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। हमास ग्रुप इतने सालों में कई अटैक्स कर चुका है और डिस्ट्रक्शन कर चुका है, ना सिर्फ इसराइल के इलाके में बल्कि खुद के इलाके में भी। हमास की अब तक की इतिहास में किए गए सारे मिलिटेंट एक्टिविटीज और अभी तक की चल रही वॉर जैसी सारी चीजें हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान।